ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने के कमरों और मगरिबी दीवार के सर्वे का काम आज दूसरे दिन भी किया गया। आज ज्ञान वापी मस्जिद के गुंबद का भी सर्वे हुआ। कल 2 घंटे के सर्वे किया जाएगा। अब तक 80% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। अदालत ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट तलब की है। अभी कल होगा, कल 10 से 12 फिर होगा। कुछ तथ्य रह गए हैं, फिर समय नहीं बदला गया, समय नहीं बदला गया। भैया इतनी गर्मी है, लोग रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। कल होगा भैया, हो गया। नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का काम। जी जी बिल्कुल। ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत 17 के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन प्रशासन, वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो बाधाएं स्थल पे मौके पे जो कुछ रहती है वो थोड़ा सा, ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में जब दाखिल हो जाएंगे, सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। मान के चलिए केवल 80% पहुँच क्या कुछ रहेगा कल? बहुत कुछ है, बाकी है और समय लगेगा, कल हो जाएगा। चाहिए कल, ये नहीं कल समाप्त हो जाए। कहाँ गए? हम लोग मंदिर वहीं पर मंदिर कैंपस से कमीशन कार्रवाई हो रहा था, वहीं पर करा रहे थे। तो क्या पश्चिमी इलाके में भी गए हैं? हम लोग सभी इलाका घूम रहे हैं, अंदर में हैं। लेकिन हरशंकर जी कह रहे हैं, हरशंकर जी कह रहे हैं कि बहुत उत्साहजनक नतीजे आए हैं। हम तो कहेंगे आएंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं अभी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब और कुछ चीजें आप लोग के जो आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं तो उसके अनुरूप चीजें आ रही हैं। देखिए, हर अधिवक्ता चाहता है मेरे अनुरूप है, मैं वादनी की ओर से हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे अनुरूप है, प्रतिवादी चाहेंगे उनके अनुरूप है। ठीक माना जाए, कमीशन कार्रवाई ठीक है। हाँ, कार्रवाई माना जाए। अब कल कौन देखा है यार, क्या होगा, माना जाए। दिल्ली में मुंडका आतिशबाजी मामले में दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को हासिल हुई। कई मुकामात पर छापे के बाद इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि कल 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई थी। डीसीपी एस शर्मा के मुताबिक आतिशबाजी में 27 अफराद की हलाकत की खबर है, 12 जख्मी हैं। लाशों की शिनाख्त के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। FIR भी दर्ज कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और वहीं राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी का एक और वाकया पेश आया। दिल्ली के नरेला इलाके में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में हफ्ते की शब आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया। आग पर काबू पाने के लिए 27 फायर टेंडरों की मदद तलब की गई। कई घंटों की सख्त मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों की जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। वाज़ेह है कि एक रोज पहले ही दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के करीब भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जिससे कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी, दीगर कई जख्मी हैं। ये शाम को 21:10 पे कॉल मिली थी हमें। इस कॉल को हमने तुरंत आने के बाद देखा ज़्यादा लगी हुई है तो मीडियम किया। मीडियम करने के बाद 20 गाड़ियाँ मौके पर आई, जो रात को 3 बजे तक काम करती रही। उसके बाद हमने इन गाड़ियों को रिलीव किया और 8 नई गाड़ियाँ मंगवाई, जो अब तक काम कर रही हैं। और आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। आग में कोई भी हताहत या चोट नहीं लगी है और पूरी तरह से अब कंट्रोल है। माणिक साहा ने राजभवन में त्रिपुरा के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। बीजेपी ने रियासत में एक नए चेहरे के साथ आगे बढ़ने की हिकमत अमली को अपनाया है। त्रिपुरा में अगले साल के अवाइल में इंतखाबात होने हैं। उत्तराखंड में भी इंतखाबात से कबल बीजेपी ने वज़ीर आला को तब्दील किया था और असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि कल ही बिप्लब देब ने त्रिपुरा के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 रोजा नव संकल्प के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन रहा। कोऑर्डिनेशन पैनल्स के कन्वीनर ने आज पार्टी के नव संकल्प चिंतन शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट पेश की। जरा के मुताबिक सियासी उमूर के पैनल के अंदर
बहस के दौरान ईवीएम का मसला और हाल ही में खत्म होने वाले इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त से मुताल्लिक सवालात भी उठाए गए। सीएनजी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा देखा गया। सीएनजी की कीमत 2 रुपये फी किलो बढ़ गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 73 रुपये 61 पैसे तक जा पहुंची है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के लिए 76 रुपये 17 पैसे अदा करने होंगे। सीएनजी की कीमतों में इजाफा ठीक एक माह बाद किया गया। इससे पहले 14 अप्रैल को सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपये फी किलो का इजाफा किया गया था। बहुत प्रभाव पड़ रहा है मैडम। गैस कमा रहे हैं और गैस ही भरवा रहे हैं। गैस के पैसे मार्केट में मिल रहे हैं, सवारी पैसे देने को राजी नहीं हो रही है। सवारी कहती है कि भैया रेट बढ़ जाएगा तो पैसे दूंगी। यही बातें हो रही है हमारे साथ। जहाँ 60 रुपया मीटर के बनता है वहाँ 40 रुपये में सफ़र करती है सवारी। कहती हमारे जेब में नहीं है भैया, हम नहीं दे पाएंगे, आप जाओ। मीटर से भी नहीं बैठती वो। मीटर से बैठाना भी चाहते हैं, कह रहे भैया मीटर से नहीं, शेयरिंग कर लो। आजकल ये चल रहा है हमारी ऑटो लाइन में कि शेयरिंग कर लो, 10-10, 20-20 रुपये ले लो। तो क्या हम खाएंगे, क्या कमाएंगे? हमारे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है कि बस दाल रोटी खा रहे हैं, शाम को सब्जी का सोचना पड़ रहा है कि सब्जी घर में ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। जब से ये सीएनजी के दाम बढ़े, ना तो हमारे ओला उबर जो जिसमें गाड़ी चलाते हैं ना तो वो है उसमें कमाई बढ़ा रहे हो रेट, लेकिन इनके सीएनजी के दाम डेली रोज बढ़ रहे हैं। पहले 43 रुपये, आज से 6 महीने पहले कितने बढ़ गए? 35-40 रुपये बढ़ गए। तो इससे हम फर्क तो पड़ता ही है ना हमारे जो काम पे भी और भी चीज़ों पे है। कैसे क्या होगा बाकी ये आगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एहतजाजी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आंसू गैस के इस्तेमाल के वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में मुलविस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की मिलिटेंटों के हाथों हलाकत के बाद एहतजाज कर रहे कश्मीरी पंडितों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि राहुल भट्ट की हलाकत टारगेट किलिंग है। एसआईटी तमाम जावियों से इस मामले की जांच करेगी। एलजी के मुताबिक इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि कहीं भी ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस वाक़े में मुलविस 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। पीएम पैकेज के अंतर्गत या बाकी दूसरे तरह से भी जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं उनकी सुरक्षा का विधिवत इंतजाम किया जाए, इसके लिए हमने बैठक की है। जहां तक भट्ट साहब की मौत का सवाल है तो वो एक टारगेटेड किलिंग है। एक भय और आतंक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे वो। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हमने एक एसआईटी का गठन किया है इस मामले में। वहां के एसएचओ को अटैच कर दिया गया है। एसआईटी सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रदर्शन करते हुए कुछ हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनकी शिकायत है कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, वो उसकी भी जांच करेगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि उनको मुख्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही अगले आने वाले 1 हफ्ते में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर उनके और भी कुछ ग्रीवांसेस हैं प्रमोशन एवेन्यूज को लेकर के, उसको भी हम गौर करेंगे। सभी मुद्दों का क्रमवार समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि इस घड़ी में थोड़ा धैर्य और शांति बनावें। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। जहां भी ये लोग रह रहे हैं वहां प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। ये समय है कि सब लोग मिलजुल करके अमन चैन का वातावरण बनावें। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वातावरण को बिगाड़ा जाए। मैं एक बात कह सकता हूं कि ये कोशिश नाकाम की जाएगी। घटना में शामिल 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। बाकी लोग भी पुलिस के निगाह में हैं और मुझे लगता है कि पुलिस उस कार्रवाई में लगी है। प्रशासन को भी हमने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं
कि वो थोड़ा धैर्य रखें। मुनका आग के चश्मदीद भगन राम तकरीबन 4 साल तक इस कंपनी में बतौर असिस्टेंट काम करते रहे थे। बिहार के रहने वाले भगन राम ने बताया कि इमारत की दूसरी मंजिल पर मीटिंग चल रही थी कि अचानक ये आग भड़क उठी। मालिक मीटिंग ले रहा था। इमारत में तकरीबन 150 मुलाजमीन उस वक्त मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर तादाद खवातीन की थी। मुनका अग्निकांड में मोनिका तिवारी लापता है। उनके बारे में अभी तक परिवार को कोई जानकारी नहीं है। उनका परिवार, पिता, माँ सब यहाँ आकर मोनिका के बारे में अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज भी इसी जगह जहाँ आग लगी उसके पास ये है और सिर्फ इनका एक सवाल है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे मोनिका से मिला दो। विजय बहादुर जी, आपकी बेटी लापता है, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी हमें इधर उधर दौड़ा रहे हैं। मैं दौड़ रहा हूँ, कहीं जहाँ बता रहे वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कोई पता नहीं, अंदर देखने भी नहीं देते हैं। मैं क्या करूँ? वहाँ से पुलिस भगा देते हैं डंडे मार के। यहाँ पर मोनिका कितने दिन से काम करती थी? यहाँ मोनिका 3 महीने से काम कर रही थी। क्या काम करती थी? फोल्ड कर रही थी, कैमरा पैकिंग का हाँ, पैकिंग का काम कर रही थी। तो जब ये हादसा हुआ उसके बाद आपको कैसे पता चला और आपने क्या क्या किया? इसके बाद जब यहाँ हादसा हुआ 8:30 बजे, वहाँ 9 बजे तक घर पे पहुँच जाती थी। 9 बजे के बाद जब हमें नहीं पता चला तो मैं अपने लड़के को फ़ोन किया कि पता कर, तो बोली कहीं पड़ोस में होगी। तो वहाँ पड़ोस में गया, देखा नहीं है। तब वो यहाँ किसी ने बताया तो वहाँ पता लगा कि उसके फैक्ट्री में आग लग गई है। तो वहाँ फैक्ट्री में दौड़ता हुआ आया तो यहाँ देखा हकीकत में आग लगी हुई थी। अब यहाँ आग लगे होने के बाद वो इधर दौड़ने लगा, यहाँ से सारे लोग ले जाने लगे। तो संजय गांधी गया, फिर अंबेडकर गया, सफदरजंग गया, अरविंद में गया, मतलब सारे अस्पताल, यहाँ महावीर में गया, सारे अस्पताल में छानबीन किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यहाँ अभी एसडीएम हैं, आईवी हैं वो, और दूसरे अधिकारी भी हैं, उनसे आपकी अभी बात हुई? नहीं, यहाँ और कोई अधिकारी से मेरी बात नहीं हुई, खाली मीडिया वाले से बात हुई बस। अधिकारियों से किसी से आपने कोई? अस्पताल में? अस्पताल में मेरे से नहीं हुए, मेरे लड़के से वो उसका डीएनए टेस्ट लिए हैं, खून जांच। फिर बोले हैं बुधवार तक मैं डिटेल बता सकता हूँ। बुधवार, अब मैं बुधवार तक इंतजार करूँ, फिर पता लगे आगे बढ़ा दे तो मैं क्या करूँगा? सरकार या मुख्यमंत्री आए थे, आपकी उनसे बात हुई? नहीं जी, मेरे किसी से बात नहीं हुई। तो अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे हमें डेड बॉडी चाहिए मोनिका तिवारी की। कि कैसे? आपने बातचीत तो कर नहीं रहे, आप अधिकारियों से नहीं मिल रहे? अब हमें मिले तब तो मैं मिलूं, किससे मिलूं? मैं ना, जब मैं उन तक पहुंचूंगा तब तो बात करूंगा। जब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं तब कैसे बात करूंगा? तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो प्रशासन के अधिकारियों के रवैये या ये कहा जाए कि उनकी पहुंच से दूर होने के कारण परेशान हैं और यहाँ पर अपने परिजनों को अभी तक इस राख के ढेर में ढूंढ रहे हैं कि शायद उनका कोई निशान मिल जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। एक और बेहद अहम खबर, गुपकार अलायंस के एक वफ्द ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से खास मुलाकात की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया कि एलजी से मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों की सलामती, उनकी महफूज मुकामात पर मुंतकली और रिहाइश का मामला उठाया गया। तारिगामी ने कहा कि एलजी ने अलायंस के मुतालबात से इत्तेफाक किया, ताहम एलजी ने कहा क्योंकि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पीएम पैकेज के तहत बरसरे रोजगार है, लिहाजा उन्हें वादी से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तारिगामी ने कहा कि कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर लोगों की तशवीश का मामला भी उठाया गया। हम पहली बार एक साथ मिले एलजी साहब को, ये जो कश्मीरी पंडित हमें मिले उनके कंसर्न्स को लेकर। जहां तक मीटिंग में हमने कहा यू हैव टू
you have to look into the whole scenario. The confidence level of the people is coming down. We have said it. And we have said it that as the head of the administration, you must initiate certain measures which can create confidence among the people. We have conveyed, but our focus has been and purpose has been the question of the issues of those Kashmiri Pandits who are working here or who are settled living here. हमने यही कन्वे किया जो कश्मीरी पंडितों ने, उन्होंने भी कॉलोनीज का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हमें एक जगह पर जहां तहफ़्फ़ुज़ मिले काम करने का मौका मिलना चाहिए और हमारे साथ बच्चे हैं, हमें एकोमोडेशन अपनी नहीं है, सरकार हमारी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ एकोमोडेशन. वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन डेथ्स, ट्रेजेडीज. Tragedy is a tragedy, but nevertheless, a minority is always a minority, whether here, whether in Jammu, whether in the rest of the country, minority is minority. The protection of the minority everywhere is the duty of the whole society. And Kashmiris have been doing that, despite all odds. But again, we have to shoulder the responsibility. We can't afford to oblige those who want to disrupt our unity. We can't afford. Let us be clear about this. So that's why it's a duty of all of us. We have to be on guard on the side of the marginalized sections, the minority community. आसाम में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। आसाम में आसनी तूफान के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश और पानी जमा होने से हजारों लोग बुरी तरह मुतासिर हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रियासत में लगातार बारिश की वजह से कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। रियासत में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख करनी पड़ी। डामछरा नाम का एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन चलाया है हमने बदरपुर तक का। डिटोकछरा से डामछरा तक का कोई रोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते हम पैसेंजर्स को आरपीएफ के प्रोटेक्शन के साथ, हमारे ऑफिशियल्स भी वहाँ पे हैं, उसके साथ हम डिटोकछरा से डामछरा तक पैदल लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं जो डिटोकछरा नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि वो उनका हेल्थ कंडीशन होगा या फिर वो लेडीज़ हैं अपने बच्चों के साथ हैं। इन पैसेंजर्स के लिए हम लोगों ने एयरफोर्स के साथ हाथ मिलाया है और एक एयर रेस्क्यू ऑपरेशन भी रिक्वेस्ट किया है जिसका रेकी हो चुका है और हो सकता है कि कुछ ही मिनटों या फिर कुछ ही घंटों में इन पैसेंजर्स जो डिटोकछरा में फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट कराया जाए सिलचर तक। और हमारे रेस्टोरेशन काबिन सारे ब्रीच साइट्स पे खूबी तेज़ी से चल रहा है, बट हम एक कोई टाइम कमिटमेंट अभी दे नहीं सकते क्योंकि अभी भी वहाँ पे बारिश उतनी ही तेज़ी से हो रही है जितनी कल हो रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो रहा है। तो काम हर जगह पे, हर लोकेशन पे चल रहा है और हम रिस्टोरेशन के लिए फुल मेहनत कर रहे हैं हम, बट कमिटमेंट दे नहीं सकते कि कब तक रिस्टोरेशन हो जाए। वहीं केरल में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों और घरों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रियासती इंतजामिया ने 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने 17 मई के दौरान केरल में भारी बारिश की पेशगोई कर डाली है। इस मुद्दरी केस में कांग्रेस के वजीर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंच गई है। एक 24 साला खातून सहाफी ने रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में इस मुद्दरी का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि एसीपी की क़यादत में 15 रुकनी टीम जयपुर पहुंची है। जराये के मुताबिक रोहित जोशी इस घर में नहीं मिले जहां पुलिस पहले पहुंची थी। वहीं दिल्ली पुलिस की 15 रुकनी टीम ने राजस्थान के वजीर महेश जोशी के घर के बाहर एक सम्मन चस्पा कर दिया है, जिसमें उनके बेटे रोहित जोशी को मुबैना इस मुद्दरी केस में 18 मई तक अदालत में पेश होने को कहा गया है। उर्दू ज़बान और अदब की अजीम शख्सियत मिर्ज़ा गालिब पर बेंगलुरु में एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट बेंगलुरु के तहत शहर के हसनात कॉलेज में इस 2 रोज़ा सेमिनार का इफ्तिताह किया गया। गालिब और आलमी इंसानी कदरें सेमिनार का मौजू रहा।
बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर और अदीब खलील मामून ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि नई दिल्ली से आए प्रोफेसर अख्तरुल वासी और दीगर ने इफ्ताही जलसे से खिताब किया। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने कहा कि हर दौर में गालिब का कलाम इंसानी कदरों की बेहतरीन नुमाइंदगी करता आया है। गालिब ने एक ऐसे समाज की तर्जुमानी की जो कि नफरत से परे और मोहब्बत से लबरेज है। पानी से सक गजीदा कुत्ता काटा हुआ डरे जिस तरह असद डरता हूँ आदमी से कि मर्दुम गुज़िदा। दरअसल इंसान और आदमी से गालिब की वाबस्तगी अलग अलग वक्तों और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह से ज़ाहिर होती है। उनके तस्वुरात हमा जहनी हैं और उन्हें शेर के मखसूस तनाजुर और गज़ल की बहर वज़न और कवाफी के आईने ही में देखा जा सकता है। देखिए, असल बात यह है कि गालिब ने वो कुछ कहा है जो कि हिंदुस्तान की बुनियादी तौर पे तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और मज़हबी रूह की आइनादार है। और वो गालिब बहैसियत शायर के, बहैसियत इंसान के, उर्दू वाले के इस बात का तमन्नाई है कि है रंगे लालाओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बाहर का इस बात चाहिए कि महफिल भी यही है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि गालिब ने जो बातें कही हैं और जिस तरह जैसे आप देखेंगे छोटी सी बात है कि फिर अब ये हंगामे खुदा, फिर ये हंगामे खुदा क्या है। तो आज आप देख रहे होंगे कि मज़हब के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। मज़हब के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, जबकि हर एक जानता है कि जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, यानी एक खुदा के सिवा और कोई नहीं। तो क्या हम लोगों को उनके कई देवी देवताओं से या मुख्तलिफ खुदाओं से गुरेज है या हम उनसे दूर भागते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक का अपना अक़ीदा है, हर एक की अपनी बात है। कि गालिब ने जो है इसको ऊंच नीच, मजहबी मुनाफरत, ये मसले की मुनाफरत से बहुत दूर रहे वो, और उन्होंने सबको खैर सगाली का जो है जज्बा पेश किया है। वही उनकी शायरी के अंदर ही भी है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। सबसे बड़ा दस्त गालिब का यही है कि इंसान न कुछ छोटा होता है न बड़ा होता है, सब बराबर हैं, यकसा हैं, यकसानियत है सबके अंदर। गालिब जैसा शायर शायद कोई और पैदा हो नहीं सकता। और उनका वो शायर, मैंने चाहा था कि अंधुए वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे बेराज़ी न हुआ, या फिर चलिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ रही, अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम नफस कोई न हो और हम खुदा कोई न हो, और पड़ी अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नूह खां कोई न हो, बेदरोद दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पास बां कोई। कितना ये इतना ब्यूटीफुल शायरी किसी और ज़ुबान में हो नहीं सकती। कि दुनिया में ये ज़र्रा जो है बहुत ही आगे निकल गया। ये ज़र्रा जो है, जो अगर ज़र्रे का दिल चीर के अगर आप देखेंगे तो उस पर हरकत और हयात मिलेगी, वो भी लबरेज फुल हर ज़र्रे में। तो आज की दुनिया में जो मॉडर्न इसमें साइंस में जो है वो ज़र्रे को जो है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, उसमें जो है उसको साइंस ने इतना आगे लेके गए, वो ज़र्रा इतना ताकतवर निकला कि जिससे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी निकल आई। तो गालिब का जो है हर दौर में, जदीद या माजी या उसमें, हर दौर में जो है गालिब की शायरी माने रखती है, हर इंसान की इसमें ज़िंदगी में उतर जाती है। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।